हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस गैलेक्सी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने स्टोरी बताया था। ठीक है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टोरी क्या था, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के सामने आया, न्यूटन ने कैसे कैसे सोचा, तो वो सब बातें मैंने पिछला वीडियो में करा था। बट आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो देखते रहना, समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ठीक है ना बाबू, क्या बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नेचुरल फोर्स। तो ये एक नेचुरल फोर्स है। ठीक है, ये नेचर में पाया जाता है ना। और कैसा है, ध्यान समझो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। तो दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, यानी कि दो बॉडीज के सेंटर से ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने 1665 को जब ये बात सोचा था, उसके बाद जो है काफी सालों के बाद एक डेफिनेशन तैयार किया। और वो डेफिनेशन क्या था बाबू, कि एवरी मास अट्रैक्ट, है ना, एवरी अदर मास विथ ए फोर्स। माने कोई एक मास जो है दूसरे मास को अपनी ओर क्या करता है, फोर्स से अट्रैक्ट करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये दोनों मास जब एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों ही मास एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है सम फोर्स से। और ये जो फोर्स होता है, यानी कि इन दो मासेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स एफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 और m2 के। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों मासेस के डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दूसरा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा। तो एक साथ पहले लिख लेते हैं। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, कुछ ना कुछ लगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह लिखेंगे यहाँ कैपिटल G m1 m2/r²। और ये जो फोर्स है, ये दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। कैपिटल जी क्या बाबू, तो वेयर कैपिटल जी इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच इज यूनिवर्सली कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वेयर करके लिख लेंगे हम लोग, वेयर कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल, कैपिटल जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है भाई, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और याद है इसका वैल्यू किसने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। कब, 1798 को। तो ये बात भी याद रखना। तो ये आया था दुनिया के सामने 1798 को। बात समझ में आ गया। तो ये जो है दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ कि दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, तो जब दो मास m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, तो ये दोनों ही मास एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कहां से अट्रैक्ट करता है, सेंटर से। ये मतलब ये एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है बोलो, सेंट्रल फोर्स है। और दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स F का फॉर्मूला कितना आ गया, F बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बातें अगर हम कर ले तो क्या क्या फैक्ट्स में निकल के आता है। तो पहला जो है, समझ में आ गया, ये एक नेचुरल फोर्स है, तो पता चल गया। तो इट इज ए नेचुरल फोर्स। तो ये एक नेचुरल फोर्स है। और क्या समझे, दूसरा जो एक सेंट्रल फोर्स है, ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। एक नेचुरल फोर्स है, दूसरा क्या है, सेंट्रल फोर्स है। तीसरा ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बाबू, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। चौथा जो है,
ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, बात समझ में आ गया। और क्या है, ये एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, इट इज ए नॉन कॉन्टेक्ट, इट इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इट इज ए नॉन कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये कैसा फोर्स है भाई, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। और जो लास्ट आपको याद रख लेना है, तो इट इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। और क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव क्यों, कंजर्वेटिव किसको बोलेंगे, जो नेचर में सुरक्षित होता है, कभी खत्म नहीं होता, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी खत्म हो सकता है क्या, बोले सर नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स इस धरती पर मौजूद रहेगा, मतलब यहां मौजूद रहेगा, ठीक है। कोई भी बॉडी हो, कोई भी हैवी बॉडी हो, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहेगा सम फोर्स से, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये जितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों ही सेम फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर मैं इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स का नाम F1 दूं और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स का नाम F2 दूं, तो याद रखना F1 और F2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों ही मासेस एक दूसरे को सेम फोर्स से क्या करता है, बोलो, अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये जो है सिमिलर है किसका, कूलम्ब्स लॉ का, ये सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ जैसे था, कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे क्लास 12 में जब आएगा तो पढ़ेंगे कि दो चार्ज Q1 और Q2 जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रहेगा तो यहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ग्रेविटेशनल ओनली क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो और यहां पर इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये हम लोग क्लास 12 में बातें करेंगे, बस थोड़ा सा मैं अभी बता दिया, ठीक है, याद रखना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। इसका डिफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास, मतलब हर एक मास क्या करता है, दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विथ सम फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, है ना, called gravitational force और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बता दिए 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये सब बातें, छोटी छोटी बातें आपको याद रखना, एक नेचुरल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट क्यों, काफी दूर दूर है फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये पेन को छोड़ दे तो अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो क्या पेन अर्थ से टच में है भी, नहीं, टच में नहीं है, काफी दूर है, फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है और इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि ये कभी जल्दी खत्म नहीं होगा, है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद रहेगा। बात समझ में आ गया। अब वही की पॉइंट्स है यहाँ पर जो मैंने अभी बताया, और थोड़ा सा यहाँ कुछ कुछ नया मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे। क्या बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या बोल रहा है की पॉइंट्स टू ऐड योर नोट्स, तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना कुछ बातें हैं। तो ग्रेविटी डज नॉट नीड कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, मैंने अभी बताया। ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, मतलब दोनों ही मास अपने सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग से क्या करता है, काम करता है, यानी कि एक्ट करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस, ये मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। मतलब अगर हम मास को बढ़ा दे तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मान लो कि इंसान के पास भी तो मास है, तो क्या एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है? क्या तुम्हारे बगल में बैठा हुआ जो भी इंसान होगा, लड़का हो लड़की हो, क्या उसको तुम अपनी ओर खींच रहा है? क्या नहीं खींच रहा। क्यों नहीं खींच रहा भाई? व्हाई? बिकॉज मास बहुत कम है, डिस्टेंस भले कम है
डिस्टेंस कम है लेकिन मास भी बहुत कम है। मास बहुत कम होने की वजह से दो बॉडीज के बीच लगने वाला, यानी कि दो इंसानों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसका वैल्यू इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसे अनुभव नहीं किया जा सकता, है ना। इट कांट फील इट। तो यानी कि दो इंसानों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा, बट हम लोग अर्थ के साथ चिपके हुए। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है और हम लोग छोटे से मास है, तो एक का मास तो बहुत ज्यादा है ना। इसकी वजह से अर्थ क्या कर रहा है, अपनी ओर हमको खींच रहा, अट्रैक्ट कर रहा है बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से। समझ में आ गया? तो डिपेंड्स ऑन मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सल फोर्स है, पूरे ब्रह्मांड में ये चीज अप्लाई होता है और इनफाइनाइट रेंज तक काम करता है। इनफाइनाइट रेंज क्यों? अब तुम लोग एक एग्जाम ले लो, अर्थ देखो कहाँ है और अर्थ से सन कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट रेंज का फोर्स है। तो यहां से कुछ नया कुछ पॉइंट्स मिल गया होगा आपके एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बता रहा हूं था और जो मैं समझा रहा था, इस बात को ऐसे समझ लो कि दो इंसान, ये एक इंसान बना दी, यहां एक इंसान बना दिया, ठीक है। ये धरती लोक पर है, मैंने अर्थ पर है। तो क्या ये दोनों इंसान के पास मास है कि नहीं है? इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस या नो बोलो, अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक से बताना, अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मान लो इन दोनों को हम एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इन दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना? बोले हाँ सर। मान लो ये इंसान सपोज करो ये 60 kg का है और ये बगल वाला सपोज करो ये 70 kg का है। तो इन दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F बराबर बनेगा यहाँ 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक है। m1 की जगह लिखोगे 60, m2 की जगह लिखोगे 70 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर। बोले हाँ सर। फॉर्मूला लगा दोगे, F बराबर कितना होगा? 7 छक 42, बोलो जी, तो 4200 आ गया। गुने क्या करेंगे? 6.67 इंटू 10 का पावर -11। बोले ठीक है सर। इसको अगर तोड़ा फोड़ो करोगे तो यहाँ 42 गुने 6.67 गुने, यहाँ 2 जीरो से इसको हटा देंगे तो 10 का पावर कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। बोला है ना? इसको कितनों इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ना यहाँ 2 जीरो और आ जाएगा, ये ऊपर जाके फिर से 11 होने वाला है, तो 42 गुने इतना गुने 10 का पावर -11 आ गया। अब ध्यान सुनो, इतना न्यूटन का फोर्स, थोड़ा तोड़ फोड़ के चीजों को समझते हैं। तो F बराबर क्या हो गया? इसको अगर कैलकुलेट करा जाएगा 42 गुने 667 डिवाइडेड बाई कई गो जीरो, 10 का पावर -11। 10 का पावर -11 का मतलब बाबू, तो 10 का पावर -11 का मतलब होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लो देखो, ये वाला वैल्यू के इतना जीरो से क्या करना है, इतना नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बताओ, अगर इतना नंबर से अगर डिवाइड करा जाए तो इसका वैल्यू कितना आएगा? कर लेते हैं कैलकुलेट। थोड़ा सोचो इसमें क्या होगा, अगर ऐसे करोगे तो इसमें से तुम्हारा सोच डेवलप हो जाएगा। तो मैं कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। 42 है, ठीक है, 42 और 667 है, इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आया कितना, ठीक है, 28,014 आया। और इसको इतना से डिवाइड करना, मतलब 10 का पावर 11 से। तो इस नंबर को हम क्या करते हैं, 10 का पावर 11 से डिवाइड करते हैं। तो 10 का पावर 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11। मेरे पास जो वैल्यू आया, इसको डिवाइड करने के बाद वो मेरे पास वैल्यू है 0.000123 और ये 5, 28014 न्यूटन। देखो, यानी कि मेरे पास इतना वैल्यू आ रहा है। अब बताओ, ये जो फोर्स इतना छोटा है 0.000, इसको अप्रोक्सीमेट लिखते हैं ना, 0.0000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2, इतना न्यूटन का फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू इतना छोटा है, 0.00002, कि ये दोनों इंसान ग्रेविटेशनल फोर्स को फील ही नहीं कर रहा है।
क्या नहीं कर रहा, फील नहीं कर रहा है, ये दोनों फील नहीं कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ये दोनों तो आपस में अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन 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 यहां पर कौन है बाबू, पृथ्वी है बाबू, अर्थ है। अर्थ का मास बहुत बड़ा, अर्थ का मास मैंने कैलकुलेट कराया था फर्स्ट लेक्चर में, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से ये इंसान अर्थ की ओर अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू बहुत कम है। तो क्या इन दोनों मासेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है। न्यूटन्स लॉ सही है, बट इन दो मासेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू इतना कम है, इतना कम, इतना कम है कि ये दोनों आपस में फील नहीं कर रहा है, लेकिन अर्थ के साथ फील कर रहा है, अर्थ के साथ फील कर रहा है। बोला हम जंप लगाएंगे तो हम अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ गया, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो आपको न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, कि मैं रिवाइज भी कराते जा रहा हूं साथ साथ, कि दो मास m1 और m2 एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर हो तो ये दोनों ही मास एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कितना फोर्स से, F फोर्स से, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ये भी इसको, इसको, ये भी इसको। और इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला था F बराबर G m1 m2 by r²। और कैपिटल G को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में G का वैल्यू कांस्टेंट होता है कितना, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोले जी सर, जी सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे, डायमेंशन, फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। तो यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो, तो हम लोग लिखेंगे द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस, द अट्रैक्शन फोर्स, वही अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मास इज, तो दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, F बराबर कैपिटल G m1 m2 by r²। जी सर, कैपिटल G का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, F r² बराबर कैपिटल G m1 into m2। यहां से कैपिटल G का वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल G बराबर F r² बाय नीचे में आ जाएगा m1 और m2। ये फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूला को देख देख के हम यूनिट डायमेंशन आसानी से निकाल लेंगे। यूनिट ऑफ कैपिटल G है ना। फोर्स क्या है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एक तो न्यूटन होता है, न्यूटन लिख देंगे। डिस्टेंस r क्या है भाई, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और मास m1 और m2 क्या है, मास है, तो ये भी kg, ये भी kg। तो सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो सॉरी kg स्क्वायर, यहां पर हो गया kg स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एक तो ये होता है, एक और होता है, आपको समझना है। तो इस फोर्स को ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन तो होता है, बट न्यूटन को तोड़ दो, तोड़ोगे तो किस में लिखोगे, तो न्यूटन को तोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले हाँ सर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बगल में मीटर स्क्वायर है तो मतलब आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बाय नीचे में क्या हो जाएगा, केजी इंटू केजी, तो केजी इंटू केजी। बोले हाँ सर, एक केजी से एक केजी खत्म। तो जो मेरे पास वैल्यू आया वो कुछ इस तरह है, केजी ऊपर जाएगा तो केजी का पावर -1, ठीक है। मीटर मीटर मिल गया, मीटर का पावर क्यू, और यहाँ मीटर एम का पावर क्या हो गया 3 मतलब मीटर की क्यू, और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला आसान हो जाएगा, पता ही है, केजी का कैपिटल एम होता है, मीटर का एल होता है, और सेकंड का टी होता है। बोले हाँ सर, तो इस जगह पे एम, तो एम का पावर -1, इस जगह पे एल का पावर 3, और यहाँ सेकंड का टी, तो टी का पावर -2। ऐसे एम का पावर -1, एल का पावर 3 और टी का पावर -2। तो ये कैपिटल जी का आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। तो कैपिटल जी का यूनिट होता है पर केजी मीटर क्यू पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दो यूनिट और एक डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। ये समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है, सुने होंगे ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, किसको कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, सुने होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस, यूनिवर्स में दो मासेस के कारण, तो यूनिवर्स में दो मासेस के वजह से दो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग
द टू बॉडीज एंड इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब दो बॉडी यूनिवर्स में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो तब ये एक दूसरे को अपनी ओर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मतलब यूनिवर्स में अगर दो मास हैं m1 और m2 और ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा सम फोर्स से, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए अर्थ अट्रैक्ट्स द मून, जैसे अर्थ मून को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड यू आर अट्रैक्टेड द अर्थ, और हम भी अर्थ को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंसान भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अर्थ भी हमको क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया। अब देखो ग्रेविटी किसको बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया। तो कहले ग्रेविटी इज ए फोर्स, ग्रेविटी एक फोर्स है। न्यूटन साहब ने तो यही बोला कि ग्रेविटी को फोर्स माना है, ठीक है। तो ग्रेविटी इज ए फोर्स विथ विच अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। माने अर्थ जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, अर्थ अपने सेंटर की ओर अगर किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वेयर वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, जिसमें से एक अर्थ ऑब्जेक्ट जो है अर्थ होता है और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ हमको अपनी और अपने सेंटर की ओर क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रेविटी किसकी वजह से आया, तो ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आया। बात समझ में, ये जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आया। बात समझ में आ गया। तो ग्रेविटी इज ए फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जो अपने अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहता है। जैसे अगर यहाँ ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ किसी भी छोटा ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा विथ एक्सेलरेशन g, विथ एक्सेलरेशन g। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर कितना एक्सेलरेशन से खींचना चाहता है, g एक्सेलरेशन से क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझो। तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मास m ही है। यहाँ पर एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो ये जो अर्थ का जो मास है, इस मास को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा विथ एक्सेलरेशन g। तो बताओ, विथ एक्सेलरेशन g से क्या करना चाहता है, अपने सेंटर की ओर खींचना चाहता है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर जो भी फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फोर्स ऑफ क्या कहेंगे बाबू, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो इसीलिए बताओ इसको कौन सा फोर्स हो गया, ये तो पुलिंग फोर्स हो गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो फोर्स निकाल लेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma, यही लिखा हुआ है, गौर से देखो। तो ये जो है ये पुलिंग फोर्स है। तो अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचना चाहता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कितना फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। कितना एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचना चाहता है, g एक्सेलरेशन से खींचना चाहता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू a बराबर कितना होता है g, और इसको एक्सपेरिमेंटली कितना निकाला था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम F बराबर क्या लिख दोगे, mg लिख दो, और इसी को बोलेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। इसको ही वेट ऑफ द बॉडी बोलेंगे, और वेट का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, और इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। बात समझ में आ गई। अगर किसी इंसान का मास, अगर किसी इंसान का मास 60 kg है, तो इसका वेट कितना होगा भाई, तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा, वेट को W से डिनोट करते हैं। वेट को किससे डिनोट करते हैं, W से। तो यानी कि W बराबर हो गया mg, ये ध्यान रखना। तो वेट अगर निकालना है तो वेट का फॉर्मूला हो गया mg, है ना। डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो m का वैल्यू कितना हो गया 60, और g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, 9.8 को
हाँ ना, लगभग हम लोग 10 मानते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 ले लेंगे तो हो गया 600 न्यूटन। यानी कि अर्थ अपने सेंटर की ओर 60 केजी के मास को कितना से खींचना चाहेगा, 600 न्यूटन के फोर्स से खींचना चाहेगा। कितना न्यूटन के फोर्स से खींचना चाहेगा भाई, 600 न्यूटन के फोर्स से क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले समझाऊंगा कैपिटल जी के बारे में, ठीक है, कि कैपिटल जी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैपिटल जी एक्चुअली है क्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।